मैं हूं यशोवर्धन और ये हजीलाइस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजीलाइस। तो फ्रेंड्स, ये एक तस्वीर दिख रही है जहां पे अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं और ये भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो हैं। अब ये तस्वीर कुछ अलग सी दिख रही है क्योंकि जब तालिबान था अफ़गानिस्तान में तो भारत ने लगातार तालिबान के जो विरोधी गुट थे उनको समर्थन दिया। ऐसे में तालिबान के नेताओं का भारत के साथ बैठक करना, मिलना या फिर भारत की वे अभी यात्रा पर आ रहे हैं और अगर वे यात्रा पर आ रहे हैं तो आखिर ऐसे क्या चीज़ें बदल गई हैं और क्यों भारत और दोनों तालिबान या अफ़गानिस्तान ने अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव किया। जो भारत पूरी तरह से कभी तालिबान के विरोध में खड़ा होता था, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं बदलती हुई परिस्थितियों में न केवल तालिबान भारत के नज़दीक आ रहा है बल्कि भारत भी तालिबान के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। भारत को यह एहसास होने लग गया कि उसकी जो रणनीति थी तालिबान को दरकिनार करने की, उसको इम्पोर्टेंस ना देने की, वो रणनीति उसकी सही नहीं थी। तो भारत ने वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तो यहाँ हम देखें भारत तालिबान की शत्रुता खत्म और एक नई साझेदारी की शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकता चला जा रहा है या अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के बगराम जो एयरबेस है उसको दोबारा से बोला कि वो उन्हें दिया जाए, अगर नहीं दिया जाएगा तो वे कहते हैं कि वे बलपूर्वक हासिल कर लेंगे। तो न केवल तालिबान के ऊपर एक दबाव है बल्कि भारत के ऊपर भी एक दबाव है कि जो पाकिस्तान लगातार भारत को घेरने की रणनीति में जुटा हुआ है, इसी तरह से भारत भी क्यों ना पाकिस्तान के सराउंडिंग जितने देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मधुर करे और पाकिस्तान को भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए मजबूर करे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की अगर हम बात करें तो ये लगातार यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई कंसर्न होता है तो वो होता है सिक्योरिटी का, सुरक्षा का कंसर्न होता है। और अगर हम यहाँ बात करें कि तालिबान जब अगस्त 2021 में सत्ता में आता है उसके पश्चात से ही भारत और भारत और तालिबान के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे। और अगर हम यहाँ देखें कि कैसे अब बदलाव आ रहा है तो अगर देखें तो जब भारत ने तालिबान को अब तक ना तो औपचारिक मान्यता दी है लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें बदल रही हैं। और अभी हाल ही में अगर देखें तो 30 सितंबर 2025 को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दिल्ली यात्रा की अनुमति दे दी है। देखिए, तालिबान के ऊपर एक टैग लगा हुआ कि वो एक आतंकवादी संगठन है। ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसने उनके नेताओं की न केवल प्रॉपर्टी सील कर रखी है बल्कि उनकी किसी भी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध भी आरोपित कर रखा है। ऐसे में जब उन्हें ये परमिशन मिली 30 सितंबर 2025 को कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी वे भारत की यात्रा कर सकते हैं, तो अब वे भारत की यात्रा कर रहे हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत दिखती है। और इस शुरुआत के संकेत अगर हम देखें तो हमें पहलगाम के जो हमले हुए, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो हमला किया, उस वक्त अफगानिस्तान का सीधा एक मैसेज आया था कि वे पाकिस्तान की इस तरह की कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करते हैं, वे भारत के साथ हैं। और एक बात और उन्होंने कही थी कि अफगानिस्तान की धरती से भारत के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई भी किसी आतंकवादी गुट को या किसी देश को कोई मदद नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी ही सकारात्मक शुरुआत थी। तो अब हम उसके परिणाम यहाँ धीरे धीरे देख रहे हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि उनकी यात्रा की बात करें तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं वे कहते हैं कि ये जो दौरा है, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक क्षण है क्योंकि एकदम से नीति दोनों की हम देख रहे हैं बदल रही है और दशकों पुरानी जो एक शत्रुता थी भारत के प्रति तालिबान की और तालिबान के प्रति भारत की, वो अब खत्म होने को आ गई है और बल्कि एक नए तरह की साझेदारी की यहाँ से हम शुरुआत देखते हैं। और एक कमाल की बात यह है कि इन दिनों न केवल रशिया और चीन के साथ भी लगातार तालिबान के संबंध सुधरते चले जा रहे हैं और चीन वहां पर निवेश के लिए अवसर तलाश रहा है। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता था। तो भारत भी इस बात को समझ रहा है कि न केवल पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बल्कि चीन को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में भी वह उपस्थित रहे, क्योंकि मानवीय मदद तो लगातार भारत बहुत पुराने समय से लगातार करता चला रहा है, लेकिन अब दोबारा से उस मदद को फिर से कैसे जारी रखा जाए इस बात को थी। तो भारत की अगर बदलती हुई नीति को अगर समझा जाए तो देखिए, अतीत में भारत हमेशा से तालिबान का विरोध करता रहा है और उन अफगान समूहों का समर्थन करता था जिन्होंने 2021 तक सरकार चलाई अफगानिस्तान में। इट मीन्स वो सीधा सीधा तालिबान के विरुद्ध था भारत।
और अगर तालिबान को भारत पाकिस्तान का रणनीतिक हथियार मानता, तब भारत का मानना था, क्योंकि कंधार वाला जो एक एरोप्लेन को जो नेपाल से भारत आ रहा था, तो उसको जो यहाँ से किडनैप करके लेके गए, या बोलेंगे उसको अपहरण करके कंधार पर लेकर के जाते हैं अफगानिस्तान, और वहाँ पर फिर उन आतंकवादियों की डिमांड किया थी, उनको छोड़ा जाता है। तो तालिबान ने तब उस तरह की सुविधाएं भारत को नहीं दी थी कि वहाँ पर जाकर के किसी तरह की फौजी कार्रवाई भारत कर पाए। तो यहाँ ये मानना था कि उसमें पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि उस आतंकवादी घटना में या प्लेन को हाईजैक करने में, और ऐसे में भारत मानता था कि तालिबान पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी है और एक तरह से उसका हथियार के तौर पर काम करता है। तो इसलिए भारत ने लगातार अपनी दूरी बना के रखी थी तालिबान के साथ। लेकिन अब अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे से धीरे धीरे दोनों देश बदलती हुई परिस्थितियों में संवाद को जारी रखते हैं। अब यहाँ बात की जाए कि आखिर भारत या तालिबान एक दूसरे को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं, किस तरह की उनकी चिंताएं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत की क्या चिंताएं, क्या कंसर्न है जिसके कारण वो तालिबान के प्रति अब झुकता चला जा रहा है और बातचीत में इंटरेस्ट ले रहा है। तो देखिए, सुरक्षा और आतंकवाद, भारत कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की धरती भारत विरोधी चरमपंथी संगठनों की पनाहगाह बने। उसी तरह से अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता चाहिए, उसे अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसे में भारत एक बड़े सहयोगी के तौर पे उसके लिए खड़ा होगा। तो देखिए, वीज़ा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, तालिबान को निवेश भी चाहिए, न केवल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए, और उसे आर्थिक साझेदार की आवश्यकता है, और वो भी पूरी तरह से चीन या रूस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होगी तो चीन और रशिया अपने अकॉर्डिंगली तालिबान को कभी भी एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी बनाने की रणनीति के तहत वो भारत के साथ अपने संबंधों को मधुर करने की ओर बढ़ रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो देखें 2022 में भारत ने काबुल में सीमित स्तर पर अपना दूतावास खोला, और उसी तरह से अगर हम देखें तो 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुबई की यात्रा पर जाते, जहां पे कि वे मुत्तकी जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान सरकार के, उनके साथ मुलाकात करते हैं। और पहलगाम के जो हमले होते हैं, उस हमले के बाद दोनों ही विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच में बातचीत हुई, और जय शंकर के साथ बातचीत हुई। और इसी वार्ता से धीरे धीरे करके जो बर्फ जमी हुई थी रिश्तों पर, वो पिघलना शुरू होती है, और दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और चीज़ें आगे बढ़ने जाती थी। और अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का भी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि आप किसी भी एक सहयोगी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के चलते पाकिस्तान के अंदर लगातार चीन का विरोध होता रहता। तो ये बात अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे से समझते कि भारत की कभी भी उस तरह की साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी सोच नहीं होती कि किसी भी देश में जाके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस देश की सत्ता पर भी वो कब्जा करे या अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव डाले। तो इस तरह से चाइना की तुलना में उन्हें भारत एक ज़्यादा बेहतर दोस्त नज़र आता है, और वो हमें उनकी इस यात्रा में दिखेगा भी। अब अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर बात करें कि रीजनल लेवल पे कैसे पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, तो चीन और रशिया ने तालिबान के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें, अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर वापसी की बात की है, और उसने ये घोषणा की है, तालिबान सरकार को बोला है कि अब बगराम एयरबेस, जिसको कि हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, वो हमारा, आप हमें वापस लौटा दीजिए। और तालिबान सरकार का यहाँ क्या कहना है कि वो उनके देश के अंदर है, उनकी संप्रभुता ये कहती है कि वे किसी भी तरह से यूएस के दबाव में आकर के काम ना करें। ऐसे में अफगानिस्तान को ज़रूरत है न केवल चीन की, बल्कि रशिया की, बल्कि क्षेत्रीय ताकत के तौर पे भारत की भी। तो इन बड़ी ताकतों के साथ लगातार वो संपर्क में रहेगा, तभी वे शक्ति संतुलन बनाने में सफल हो पाएंगे। अब भारत क्या देखा जाए, भारत क्या चाहता है, तो अफगानिस्तान में चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भारत एक शक्ति के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करे, तो जरूरी है अफगानिस्तान में चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव उसको संतुलित किया जाए। और दीर्घकालिक निवेश के विकल्पों पर भी वहाँ देखना होगा कि हम किन सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि तालिबान की अगर आर्थिक आवश्यकताएं, उनके देश के विकास की आवश्यकताएं, उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से संबंधित परियोजनाएं भारतीय कंपनियों को भी मिले, तो भारत को भी वहां पर कुछ लाभ हो।
अब अगर हम यहाँ बात करें तो पाकिस्तान और तालिबान के निकट संबंधों को देखते हुए भारत यहाँ पर थोड़ा चलने में, आगे बढ़ने में काफ़ी सतर्कता बरत रहा है। वे एकदम बहुत तेज़ी से नहीं, क्योंकि अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है किसी तरह का और उसके बाद फिर किसी तरह की ऐसी स्थितियाँ पैदा हों जैसे कि मालदीव्स में हुई या श्रीलंका में हुई, तो वो भारत के लिए किसी भी तरह से भारतीय विदेश नीति की विफलता के तौर पर देखा जाएगा। तो ऐसे में संबंध जोड़ना जरूर है, आगे बढ़ना जरूर है, लेकिन सतर्कता के साथ पुराने अनुभवों को देखते हुए। और तालिबान की अगर हम यहाँ बात करें तो तालिबान क्या संदेश न केवल भारत को देना चाहता है बल्कि दुनिया को भी एक मैसेज देना चाहता है भारत के साथ वो अपनी दोस्ती बढ़ा करके। देखिए, वह यह दिखाना चाहता है कि तालिबान केवल पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली नहीं है। दिल्ली और मॉस्को जैसी राजधानियों में अगर उसकी मौजूदगी रहेगी तो ये उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद करेगा। और अगली बात करें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के कारण जो उनकी यात्राएं सीमित हैं, अगर वे भारत जैसे देशों के साथ संबंध बनाते हैं तो देखिए रशिया और चाइना की एक अलग तरह की इमेज है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो रशिया जिस तरह से यूरोप के देशों पर एक आक्रामक रवैया अपनाया, यूक्रेन के साथ युद्धरत है, तो ऐसे में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी जरूरत थी कि वो एक तरफा ना दिखे कि पूरी तरह से वे चाइना के सपोर्ट में या पूरी तरह से वे रशिया के सपोर्ट में, बल्कि दुनिया तटस्थ देश जो रीजनल पावर्स की हैसियत भी रखते हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तेजी से बढ़ते ग्रोथ करते हुए जो देश हैं, उनके साथ भी अपने संबंधों को बना करके संतुलन स्थापित करें। तो ये रहे, लेकिन यहाँ कई सारे चैलेंजेस भी हैं, कई सारे हम यहाँ देखते हैं कि नेगेटिव यहाँ पहलू भी दिखते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत तालिबान की नज़दीकी के कारण अफगानिस्तानी जनता में ये धारणा बन सकती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अफगानिस्तान को रणनीतिक युद्धभूमि के तौर पर देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए भारत अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान की धरती का उपयोग करता है, उसके साथ अपने संबंध बढ़ाता है, और उसी तरह से पाकिस्तान ने भी भारत को काउंटर करने के लिए तालिबान को खड़ा किया या वहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स जो थे उनको खड़ा किया, तो ऐसे में आम जनता को ऐसा लग सकता है कि दोनों ही चाह रहे हैं कि वे अफगानिस्तान की धरती का उपयोग एक दूसरे के लिए करें। तो इस धारणा से बचना होगा। भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम भारत के सामने कहेंगे भारत की क्या चिंताएं हैं, तो मानवाधिकार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मानवाधिकारों के मुद्दे पर उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमज़ोर है। महिलाओं के एजुकेशन की बात करें, महिलाओं के प्रति कई कुरीतियाँ, बुरी परंपराओं की अगर बात करें तो वे वहाँ प्रचलन में हैं। और जो आज़ादी मिलनी चाहिए एक लोकतांत्रिक तरीके से, जेंडर के बीच पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की संभावनाएं तालिबान की वर्तमान सरकार में बहुत ही सीमित दिखती है। हालांकि वक्त के साथ बदलाव आते हैं, ये माना जा सकता है, और भारत इसी उम्मीद के साथ रहेगा कि उस देश की अपनी संप्रभुता का सम्मान किया जाए, उनकी परंपराओं के साथ वे आधुनिकता का कैसे तालमेल करते हैं ये उस देश की जनता और वहाँ की सरकार के ऊपर छोड़ा जाए। अगर अलग हम बात करें भारत को अपने पुराने अफगान सहयोगी, देखिए 2021 से पहले जो वहाँ पे पुराने सहयोगी थे जो तालिबान के विरुद्ध थे, वहाँ पर वो उन सहयोगियों को अलग थलग छोड़ने का भी डर है कि कहीं भविष्य में फिर जो सहयोग अब तक कर रहे थे वे ये धारणा ना बना लें कि हमने बदलते हुए समय के साथ तालिबान की सरकार को न केवल मान्यता देने की बात सोचने लग गए बल्कि दोस्ताना संबंध भी बढ़ा रहे हैं। तो जो हमारे पुराने सहयोगी हैं वे भी यहाँ पर हो सकता है कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को लगातार बढ़ावा दें, क्योंकि इस तरह की रणनीतियाँ आमतौर पर जो भी राजनीतिक दल होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए होते हैं, वे वक्त के साथ अगर देखते हैं कि बदलाव आ रहे हैं तो वे भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। वे हो सकता है एंटी इंडियन अगर रणनीति अपनाते तो ऐसे में भारत को जोखिम उठाने पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर एक बात और देखनी बात है कि वर्तमान में अगर देखें तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध अगर देखा जाए तो एक नए तरह के मोड़ पर खड़े हैं कि अगर यहाँ पर संतुलित रणनीति अपनाई जाती है तो न केवल भारत को फायदा होगा बल्कि तालिबान को भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो भारत उनके साथ संपर्क तो बढ़ा रहा है लेकिन औपचारिक मान्यता अब तक नहीं दी, लेकिन अगर संपर्क लगातार बना रहता तो ये भविष्य की गर्त में है, भारत उन्हें मान्यता भी अवश्य देगा। अब अगर हम यहाँ बात करें तो भारत के हित की रक्षा करना और अफगानिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियों के अड्डा बनने से रोकने के लिए जरूरी है कि भारत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता भी दे बल्कि उनके साथ अपने लगातार संबंधों को बढ़ावा दे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो जो यात्रा अभी हो रही है विदेश मंत्री अफगानिस्तान के जो तालिबान की सरकार के मंत्री हैं मुत्तकी, ये यात्रा न केवल
हमारी पुरानी दशकों से चली आ रही शत्रुता को खत्म करने में योगदान देगी, बल्कि एक नए तरह की साझेदारी की शुरुआत होगी। क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के लोग वहाँ की सरकार को एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल करें भारत के विरुद्ध, या फिर मध्य एशिया के देशों में अगर भारत की पहुंच को सीमित किया जाए तो इस तरीके से, या फिर चीन जो है लगातार अगर अफगानिस्तान में अपना प्रभाव को बढ़ाएगा तो वो भी भारत के क्षेत्रीय हितों के लिए सही नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारत लगातार धीरे धीरे अपने संबंधों को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ लगातार संपर्क को बढ़ा रहा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत देखें, बस चैलेंजेस जो हैं ये देखना जरूरी है कि कभी भी वहाँ के मानवाधिकार के मुद्दों पर भारत किस तरह से अपनी चिंता प्रकट करेगा, या जो पुराने सहयोगी हैं उनके प्रति भारत की किस तरह की रणनीति हुई। तो इन चैलेंजेस के साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत एक नई तरह की शुरुआत कर रहा है और आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके संबंध सामान्य होने की दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि एक नई तरह की शुरुआत देखते तालिबान के विषय में जहां हम सोचा करते कि वो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन 2021 के पश्चात से अब 2025 खत्म होने को आ रहा है। हम देख रहे हैं लगातार वहां सरकार की स्थापना है तालिबान के द्वारा की गई है और धीरे धीरे कई सारे देश धीरे धीरे उनके साथ अपने संबंध को बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में भारत अगर पीछे रह जाता, एक टैग लगा करके उन्होंने कभी कांधार हाईजैक को जो आतंकवादी थे उनको पनाह दिए, तो मे भी शायद भारत की दूरदर्शिता काफ़ी कमज़ोर होती। तो एक दूरदर्शी निर्णय है भारत का कि वे लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भी दोस्ती को कायम करने की कोशिश करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना है, आप हमारे साथ यदि बने हो, आपने हमारे इस चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे शेयर कीजिए और एक समझ बनाइए, ये ना केवल एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने वाले, बल्कि एक जागरूक नागरिक को भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दुनिया में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं और भारत की विदेश नीति या भारत के आर्थिक नीति पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है यशोवर्धन और ये हाजिल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है हाजिल आईएएस। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक लगातार आप हमारे साथ बने। नमस्कार।